जाओ ऑफिस में, वो बोल देना मैम कर देगी। हेडिंग डाल लिए? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। एक मिनट दिखाओ तो क्या क्या लिख लिए थे, दूसरा दूसरा। नहीं वो नहीं, जीन थेरेपी हो गया था ना, इतना ही लिखे थे बस, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, और इसको लिखेंगे। ठीक है चलो। इसमें प्रोब लिखो पहले। प्रोब लिख लिए थे? हाँ वही है। तो एक काम करो, उसमें ये लिख लो, नॉर्मल जीन प्लस प्रोब इज इक्वल टू हाइब्रिडाइज्ड लिख लो। हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, हाइब्रिडाइज्ड जीन लिख लेना यहाँ पर, मतलब तुम्हारा नॉर्मल जीन लिखना और प्रोब लिखना, हाइब्रिडाइज्ड। ये लिख लो, ये लिख लो। लिख लिए उसी में? हाँ हाँ, जीन जो बन रहा है हाइब्रिडाइज्ड। हाँ, उसके बाद पीसीआर का लिख लेना, ये क्योंकि किया हुआ है ना पहले से ही, पहले वाले चैप्टर में। हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यहाँ तक लिख लिए थे ना पिछला, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बस इतना ही लिखना। उसके बाद दूसरा हेडिंग पीसीआर डाल लेना। हाँ पीसीआर। तीन स्टेप्स कौन से थे पीसीआर में? वो उतना ही लिखना था, सेकेंड हेडिंग में पीसीआर है। पीसीआर में तीन स्टेप्स क्या क्या थे? पहला चैप्टर पूरा भूल गए? नहीं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें हेडिंग डालो मेथड, अंदर पीसीआर के अंदर। कलेक्ट, मेथड के अंदर लिखना है कलेक्ट डीएनए। हम लोग बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछते हो लगता है कभी कभी। कलेक्ट डीएनए, ब्रैकेट में लिखना ह्यूमन डीएनए प्लस प्लस वायरल डीएनए, ह्यूमन डीएनए प्लस वायरल डीएनए in a test tube, bracket close, in a test tube, in a test tube, full stop. Now insert specific primer and perform 3 steps of PCR, and perform 3 steps of PCR. First denaturation, second annealing, third extension. तुम लोग को याद नहीं है मतलब कुछ भी बोलने के लिए? कब पढ़ोगे तुम लोग? बोर्ड खत्म होने के बाद?
क्या हुआ? डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। नहीं, तुम लोग बोर्ड खत्म होने के बाद ही पढ़ोगे। उसका मतलब भी वही हुआ ना, बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही पढ़ोगे ना तुम तो। फिर तुम एक काम करोगे, नीट क्रैक करोगे और बोर्ड में लटक जाओगे। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इफ डीएनए एम्पलीफाइज, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इफ डीएनए एम्पलीफाइज देन sample contain virus, full stop. If no amplification, the sample free from virus, बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाना। एलिसा लिख लो, फुल फॉर्म नहीं, पूरा लिखना है इसका, 2-3 लाइन। एलिसा का फुल फॉर्म पहले लिख चुके थे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। प्रिंसिपल लिख लेना, इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, इसका प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। इसका प्रिंसिपल लिखना, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। क्या? एलिसा के अंदर का है ये। आज कंप्लीट हो जाएगा फिर ये। लिख लिए? उसके बाद लिखना, डिटेक्शन इज प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। उसके बाद डिटेक्शन इज डन बाय presence of antigen and antibody, presence of antigen and antibody synthesized against the antigen, against pathogen लिख लेना इसमें, ये वाला पैथोजन, पैथोजन। हो गया इतना ना? बहुत बचा है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? हाँ, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि क्या करते हैं, डेवलप करते हैं किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू में और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करेंगे। हमारी बॉडी में ही होते हैं स्टेम सेल्स वो। तो ये जो है वो ऑब्टेन कहाँ कहाँ से होता है, ये याद रखना, बोन मैरो से, अम्बिलिकल कॉर्ड से और इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियोज से, और किससे रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड से। ये सारे जगह से क्या निकलेगा, स्टेम सेल्स। आइसोलेट कर सकते हैं हम इसको। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। इसके बाद इस मतलब इसको यूज करते हैं किसके लिए, प्रोग्राम्ड सेल स्टेम कल्चर के लिए यूज करते हैं। तो जब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये सारे सेल्स को हम आइसोलेट करेंगे और वापस रीप्रोग्राम करेंगे ताकि ये एम्ब्रियोनिक सेल्स की तरह एक्ट कर सके। और जो रीप्रोग्राम्ड स्टेम सेल्स होती है, इसको हम किस में डालेंगे, डेवलपिंग ऑर्गन्स में, ताकि ट्रांसप्लांटेशन हो सके। तो जो स्टेम सेल्स है उसको हम किस में यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझना अच्छे से कि क्या दिया है। स्टेम सेल्स जो होती हैं वो क्या रहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। ये क्या कर रही है मेनली, हाँ,
उनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से आइसोलेट होता है, इतना समझ में आया स्टेम सेल्स क्या होते हैं। अब जो स्टेम सेल का जो कल्चर होता है, ये जो प्रोग्राम स्टेम सेल का कल्चर होता है, ये हम क्यों करते हैं, ताकि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सके हम। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सेल्स हैं उसको हम आइसोलेट करेंगे, कौन से सेल्स को, स्टेम सेल्स को, और वापस उसको रीप्रोग्राम करेंगे। रीप्रोग्राम मतलब उसमें नया ऐड करेंगे, रिकॉम्बिनेशन जो रहेगा वो नया ऐड करेंगे, ताकि वो किसकी तरह एक्ट कर सके, एम्ब्रियोनिक सेल्स की तरह एक्ट कर सके। तो इस सेल्स को बाद में हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, डेवलपिंग ऑर्गन्स के लिए। जैसे किसी बॉडी का ट्रांसप्लांटेशन हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बनाएंगे, दूसरी बॉडी का स्टेम सेल लेके, जैसे बोन मैरो से हम स्टेम सेल निकाले, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना है हमें, उसको क्या किए, उसको प्रोग्रामिंग किए, मतलब रीप्रोग्राम किए, उसको अच्छे से बनाए, फिर उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं दूसरे की बॉडी में। तो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, डायरेक्ट बोन मैरो उठा के हम नहीं डाल सकते किसी के भी बॉडी में, ये रहता है। क्या हो गया, डायरेक्ट डालना था, ये बस फॉर नॉलेज था। हाँ स्टेम सेल्स का, हाँ ये बस नॉलेज के लिए था, शायद ये बुक में स्टेम सेल्स के बारे में है, बट स्टेम सेल्स जो मतलब कल्चर है वो शायद नहीं दिया है, तो मैं तुम लोग के लिए बता रही थी। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होगा, जिसका डीएनए क्या होंगे, मॉडिफाई होंगे, किसके लिए, किसके लिए मॉडिफाई किया जाएगा इसको, फॉरेन डीएनए को उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जैसे कि रैट, शिप्स, ये सारी चीजें। तो कुछ स्टेप्स होती हैं, पहला स्टेप्स क्या है इसमें, पहले इसको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है कि क्या करना है, कौन सा आइसोलेट करना है, वो करना है, फिर उसको आइसोलेट करना है जीन को। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, डिजायरेबल जीन को हम किस में डालेंगे, वेक्टर के अंदर डालेंगे, किसकी मदद से, एंजाइम लाइगेज की मदद से। उसके बाद क्या करेंगे, वेक्टर को किस में डाल रहे हैं हम, सेल में डाल रहे हैं। उसके बाद जो भी जीन रहेगा वो एक्सप्रेस करेगा एनिमल के अंदर, तो वो कौन सा एनिमल रहेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल रहेगा, इसको लिख लो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक माइस भी है, और क्या बोलते हैं तुम्हारा, पिग्स का भी है, शीप का भी है, छोटे में है करके। इसको पहला लाइन लिख लेना, एनिमल्स whose DNA have been modified। पहला लाइन, हाँ ट्रांसजेनिक एनिमल्स तक, छोटा सा ही तो है। हो गया ना उत्तम, एग्जाम्पल में लिख लेना, ट्रांसजेनिक रैट, पिग, शीप, काउ, फिश। हाँ इसमें देखना, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला इसका क्या रहेगा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, स्टडी ऑफ डिसीज हम पढ़ सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, और क्या रहेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव ऑर्गन। तो ये सब चीजों में क्या रहेगा, वो बेनिफिट देगा, हेल्पफुल रहेगा, कौन सा, ट्रांसजेनिक जो टेक्निक है। अब नेक्स्ट पहला क्या देखना है हम लोगों को, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट रहेगा। तो जितने भी ट्रांसजेनिक यहाँ पर एनिमल्स हैं उनको यूज किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, वर्किंग ऑफ जीन्स को स्टडी कर सके, और उसका जो भी नॉर्मल ग्रोथ या डेवलपमेंट रहेगा एनिमल्स का, उसको स्टडी करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा ये और किस में यूज हो रहा है, जैसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हो गया हमारा, इंसुलिन, ग्रोथ फैक्टर्स, ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रो हो रहा है
उन सब चीजों को स्टडी करने के लिए वो रहेगा। और नेक्स्ट क्या रहेगा, जीन्स अगर दूसरे स्पीशीज से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके इफेक्ट्स क्या क्या रहेंगे उस एनिमल के ऊपर, उसको भी स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। उसके बाद दूसरा क्या रहेगा हमारा, स्टडी ऑफ डिसीजेस। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ डिसीजेस को भी हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसमें की, और डिसीजेस का क्योर भी निकाल सकते हैं उससे। और क्या रहेगा, ये किसके लिए, मॉडल्स ऑफ ह्यूमन डिसीजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम कैंसर का क्योर फाइंड करने के लिए, या फिब्रोसिस का फाइंड करने के लिए, आर्थराइटिस का फाइंड करने के लिए यूज करते हैं हम। तो ये सारे एनिमल्स को हम यूज करते हैं ताकि क्या कर सके, हम क्योर फाइंड कर सके अगेंस्ट द ह्यूमन पैथोजन या डिसीज। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में याद रखना, इसमें ये बायोलॉजिकल यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में यूजफुल है, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन। एक ह्यूमन प्रोटीन होता है, वो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है। ये क्या ट्रीट करता है, एम्फाइसीमा ट्रीट करता है। तो इसके लिए अटेम्प्ट्स किए गए हैं ताकि क्या कर सके हम, और ट्रीटमेंट बना सके, किसके लिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए भी और सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए भी। उसके अलावा 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ था जिसका नाम क्या था, रोजी। उसने ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क यानी कि 2.4 ग्राम पर लीटर, इसमें क्या रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो मिल्क के अंदर कौन सा था, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन प्रेजेंट था। और वो न्यूट्रिशनली बहुत ज्यादा बैलेंस प्रोडक्ट है, किसके लिए, बेबीज के लिए, देन नेचुरल काउ मिल्क। तो याद रखना इसको। तो रोजी का ये है। तो दोनों के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए कौन सा ह्यूमन प्रोटीन था, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो इसका प्रोटीन का नाम क्या है, रोजी जो प्रोड्यूस कर रही थी, काऊ का नाम तो है, ईयर भी याद रखना है इसमें, और एक क्या प्रोटीन भी याद रखना है, वो है हाँ, लैक्टोएल्बुमिन। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, वैक्सीन सेफ्टी। एनिमल्स जो है वो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें डेवलप किए जा रहे हैं ताकि इसको हम क्या कर सके, टेस्ट कर सके सेफ्टी ऑफ वैक्सीन के लिए। जो ह्यूमंस पे वैक्सीन यूज होंगे तो सबसे पहले एनिमल्स पे ट्रायल किया जाएगा, तो सेफ्टी ये मेजर रहेगा। उसके बाद ट्रांसजेनिक माइस को भी यूज कर रहे हैं ताकि हम पोलियो वैक्सीन को हम जब बनाए थे तब क्या करने के लिए, सेफ्टी यूज करने के लिए। अभी मंकीज का भी यूज किया जाता है सेकेंड ट्रायल पे बाद में। उसके बाद नेक्स्ट, माइस प्रूव सेफ हुए, उसके बाद ही क्या होगा कि बहुत साल लगेगा कि रिप्लेस होने के लिए, कहां तक, यूज ऑफ मंकीज के लिए। माइस में भी कभी कभी ऐसा रहता है कि एक अलग अलग माइस है ना, व्हाइट माइस पे भी चेक करेंगे, सारे माइस पे चेक करेंगे, तो किसी में सही आएगा, किसी में गलत आएगा, फिर मंकीज का ट्रायल होगा, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम लोग का, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग बोल रहे हैं। तो इसमें मेनली क्या करते हैं, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो जीन्स कैरी करते हैं जिससे वो मतलब सेंसिटिव रहेंगे, किससे, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस से। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहेगा उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे वो। तो इनको एक्सपोज किया जाता है उसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस में ताकि वो इफेक्ट्स को देख पाए कि क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से। इससे क्या होगा, टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होगा और हमें रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। मतलब जबरदस्ती उनको डाल रहे हैं उसमें, एनिमल्स को, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, या उनको प्रोवाइड किया जाता है उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ताकि उनको क्या रिएक्शन मिल रहा है वो देखने के लिए, एलर्जिक है या क्या है क्या नहीं है करके। तो इससे टाइम भी बच जा रहा है। हाँ, तो ये केमिकल्स में आ रहा है ना, अलग अलग उसमें आ रहे हैं, पहले वाले में अलग आ रहा है, दूसरा मतलब अलग अलग हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, रीजंस देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले में ये केमिकल सेफ्टी वाला रीजन रहेगा इसमें। इसको लिख लो पहले तुम लोग, ये वाला पोर्शन को बस, रीजंस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या हो गया रुद्र, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट, उसमें क्या था, एक बार लिख लो फिर वापस बताते हैं सबको।
तुम लोग को हेडिंग्स याद रखने हैं और उसके अंदर क्या क्या खुद से याद करना है, रिकॉल करना है। जो रोजी का था वो किसमें था? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में। उस दिन क्लास में आवाज आ रहा था, ऑनलाइन क्लास में कौन था? उसमें वॉइस आ रहा था, तो बोले क्यों नहीं तुम लोग? मैं 3, हाँ मैं वही बोली सर को अभी। फिजिक्स का भी नहीं है क्योंकि एक लेक्चर का शायद, अब कौन सा था है उसी में। हो गया ना? देखो इसका क्या था, नॉर्मल फिजियोलॉजी वाले में क्या था, हम नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को देख रहे हैं इसका, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। तो इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स रहेंगे जैसे कि इंसुलिन हो गया, उसके जो भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कैसे हो रहा है वो हम चेक कर रहे हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट है, तो उनके ऊपर जो जीन्स का इफेक्ट है कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड वाले में क्या रहेगा? स्टडी ऑफ डिसीजेस। स्टडी ऑफ डिसीजेस में क्या करेंगे हम? हाँ, जो भी डिसीज हो रहा है उस डिसीज का क्योर फाइंड करने का देखेंगे हम, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ही सारी चीजें। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में सबसे पहला एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट हो गया। सेकंड किसका है? प्रोटीन जो रहेगा किसका? काऊ। काऊ का नाम रोजी। कब हुआ था और कितना ग्राम प्रोटीन है? हाँ, इसको लिख लो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में साइड में। पहला एम्फाइसीमा ट्रीटमेंट, उसका लिख लेना ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या? तुम्हारे सिस्ट बनना, मतलब स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे जैसे गार्ड जैसे बनना बोल सकते हैं उसको। फॉलिकुलर सेल्स। और ट्रांसजेनिक काउ रोसी, और कितना प्रोटीन, और कौन सा? ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन, याद रखना पूरा। पहले वाले में सिर्फ एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट का लिखना है, और दूसरा वाले में ट्रांसजेनिक और रोसी लिखना, डैश करके कितना प्रोटीन है और डैश करके फिर कौन सा प्रोटीन है। क्या हो गया तुम लोग को? अभी घर जाना है? क्यों? हो गया? हो गया? सबका हो गया? तुम लोग स्लो क्यों हो? इसके बाद क्या था? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बाद क्या था? वैक्सीन में क्या था? उसको लिख पाओगे ना खुद से? नेक्स्ट क्या था वैक्सीन के बाद? केमिकल सेफ्टी में क्या था? टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, हाँ
हो गया। पोलियो कौन सा बोलने की बीमारी? नेक्स्ट देखो एथिकल इश्यूज का। हो गया। हाँ, एथिकल इश्यूज में देखना, जो भी मॉडिफिकेशन है एनिमल्स का उसको रेगुलेट करना भी जरूरी है और चेक करना भी जरूरी है, जो मॉडिफाइड प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट्स है उनको या मेडिसिन को कि वो फिट है या नहीं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो GAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी ने एक डिसीजन दिया था किसके रिगार्डिंग? वैलिडिटी ऑफ GM के रिगार्डिंग। वैलिडिटी मतलब किसके कितनी कहाँ तक ड्यूरेबिलिटी जो रहेगा हाँ, तो वो कैपेबिलिटी जो रहेगा ताकि वो सेफ्टी बता सके। तो जैसे कंट्रोवर्सीज थे कुछ पेटेंट के लिए। पेटेंट पता है क्या होता है? क्या होता है? कॉपीराइट। हाँ हाँ, पेटेंट अप्लाई करना पड़ता है। फिर पेटेंट मतलब एक सिंगल चीजों के लिए कि कहाँ से ओरिजिनेट या जो चीजें हुई है पब्लिश करवाना पड़ता है, पूरा ये रहेगा। तो टर्मेरिक, नीम और बासमती जो राइस है उनका कंट्रोवर्सी चल रहा है वो है। तो खत्म हो गया इसका भी। और नहीं उसका भी शायद टर्मेरिक का भी पता चल गया अभी, लेकिन कंट्रोवर्सीज नॉर्मल चल रहा था तो दोनों का पता चल गया था। हाँ वही, टर्मरिक के ऊपर कंट्रोवर्सी बीच में चल रहा था। हाँ, तो मॉडिफिकेशन और जो यूसेज है इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसोर्सेज का, वो किसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था? पेटेंट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो उसको मतलब बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जहां पर जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए हैं और उनको आइडेंटिफाई किए हैं। जो भी फार्मर, जैसे पहले जहां पर पता चल गया है यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज जो रहती हैं वो। तो वो चीज याद रखना है कि क्या चीज कर रहा है। तो इंडिया ने भी बहुत सारे पेटेंट मतलब इश्यूज जो है वो फेस किए हैं, जैसे नीम, टर्मरिक और बासमती राइस का। जैसे कि यूएस पेटेंट ऑफ ऑफिस ने ग्रांट किया है पेटेंट किसको? यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर को। किसके लिए? यूज ऑफ टर्मरिक इन हीलिंग द वुंड। ठीक है, तो वहां पर तो डॉक्टर आर ए माशेलकर जो है इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने चैलेंज किया किस चीज को? पेटेंट का। मतलब उस इंडियन साइंटिस्ट ने चैलेंज किया पेटेंट को, तो पेटेंट बाद में रिवोक हुआ और पता चला कि यूज ऑफ जो टर्मरिक है वो इंडिया में यूज होता था बहुत सारे सेंचुरीज से। तो ये एक टर्मरिक का था उस टाइम पे। उसके बाद यूरोपियन पेटेंट ऑफिस जो था मुनिक, वहां पर भी ग्रांट किया गया किस चीज को? WR ग्रेस को। और किसके लिए? फंगिसाइडल यूजेस ऑफ नीम ऑयल के लिए किया गया। तो पेटेंट किसको दिया गया था? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल के लिए, मतलब नीम का ऑयल जो निकाल रहे थे उसके लिए दिया गया था। तो वंदना शिवा और अजय फड़के ने भी चैलेंज किया था, बाद में वो भी क्या हो गया? रिवोक हो गया था। नीम का भी वही हुआ। उसके बाद बासमती राइस को भी डिफरेंट वेराइटीज थे, तो टेक्सास ने पेटेंट किया था बासमती राइस जो ग्रेन्स थे बाय यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस। तो ये जो पेटेंट था वो लोगों को प्रिवेंट कर रहा था कि वो नहीं बेच सकते थे बासमती राइस को यहाँ पर। तो पेटेंट एक्ट ने कॉज किया एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस किसके बीच में? इंडिया और अमेरिका के बीच में। बाद में इसको भी रिवोक कर दिया गया और इस केस को बायोपायरेसी का केस दे दिया गया। अब बायोपायरेसी क्या होता है ये देखना है। हाँ, चोरी करना, पेटेंट चोरी करना, हाँ मतलब वो चीज है, तो वो बायोपायरेसी में आता है। तो 3 चीजें थी। पहला कौन सा था? टर्मरिक का था, सारी चीजें रिवोक हो गई। नीम और एक क्या था? बासमती राइस का। अब बायोपायरेसी, बायोपायरेसी याद रखना इसका मतलब क्या होता है? यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के, किससे? कंट्री या लोगो से। ठीक है, और बिना किसी कंपेंसेटरी पेमेंट के भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी बोल रहे हैं। अब जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज होती हैं वो क्या होती है? पुअर होती है किसमें वो लोग? बायो रिसोर्सेस में। अब वो पुअर होती है बायो रिसोर्सेस और ट्रेडिशनल नॉलेज में। जैसे हमको तो पता नहीं था कि यहाँ पर टर्मरिक का यूज बहुत पहले से यूज हो रहा है, तो वो लोग करवा लिए वो चीज को। तो वो चीज तो, और डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बायो रिसोर्सेस में क्या रहती है? रिच रहती है। तो बहुत सारे केसेस है, कोई भी प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं है, कोई भी शेयरिंग नहीं है डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो नेशंस जो है वो डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग लॉज डेवलप कर रहे हैं ताकि वो प्रिवेंट करे किस चीज को?
जो अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन है उसको प्रिवेंट कर सके, मतलब जो भी रिसोर्सेस है उसका इसी को लिख लो, उसका डेफिनेशन। पेटेंट को मत लिखो, पहले इसको लिख लो, पेटेंट का उसके बाद लिख देना। लोग क्यों मस्ती करने चलती है? देखो जल्दी से बायोपायरेसी को। कंपेंसेटरी पेमेंट तक पूरा क्या हुआ? तुम लोग क्या मस्ती कर रहे थे? किस चीज का? बायोपायरेसी लिख लिए? बस हो गया तुम लोग का बात करना। उसके बाद बायो पेटेंट लिखना। हाँ, बायोलॉजी वाला पेटेंट है। किसका? अच्छा, टेस्ट का। वो तो 2 दिन में डाल ही देती मैं, मंडे या ट्यूसडे नेक्स्ट जो भी रहेगा। वो उसका तुम लोग का श्रीमय का पूरा वो हो गया तुम लोग को अभी। बायो पेटेंट, बायो पेटेंट लिखो। कुछ नहीं, उसने बोला कि क्यों मतलब 3 घंटा बैठोगे करके। लिख लिए बायो पेटेंट? ये कंप्लीट हो गया? नहीं, मैं बोल रही हूँ हो गया सबका, तो मैं बता रही हूँ। अ पेटेंट इज अ राइट, अब जितना है छोड़ के आगे लिखो बायो पेटेंट का। अ पेटेंट इज अ राइट granted by government, granted by government to an inventor, to an inventor to prevent other, to prevent other from commercial use, from commercial use of his inventions, of his inventions. नेक्स्ट लाइन में लिखना बायो पेटेंट प्रिवेंट, हो गया ना, बायो पेटेंट प्रिवेंट unauthorized uses, unauthorized uses of bioresources, of bioresources, comma invention,
कॉमा प्रोसेस एटसेट्रा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और एथिकल इश्यू का फुल फॉर्म लिख लेना तुम लोग। सॉरी, एथिकल इश्यू का नहीं, जीएसी वाला जो फुल फॉर्म है ना वो लिख लो। ये फुल फॉर्म एथिकल इश्यूज हेडिंग डाल के उसके बाद जीएसी वाला जो फुल फॉर्म है ना वो लिख लो। हाँ मालूम है, मैं खुश हो रही हूँ। हो गया, तुम लोग लिख लो। नहीं, इसे फुल फॉर्म लिखना है जीएससी का। हो गया। यहाँ पे लास्ट में देख लेना, इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली क्लियर किया है किस चीज को, सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट्स बिल, जिसमें क्या लिया है कि जितने भी इश्यूज हैं वो कंसीडर किया जाए ताकि ये सारे एक्सप्लॉयटेशन जो है वो प्रिवेंट हो सके। तो वो याद रखना कि कौन सा अमेंडमेंट था करके। बुक दिखाओ एक बार। सेकेंड अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट क्या होता है? कोई अगर आर्टिकल या रूल दिया गया है तो उसपे मतलब जब हम वेरीफाई बोल रहे हो और एक बार उसको क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में एक बार चेंज किया गया था, फिर सेकंड अमेंडमेंट में बताया गया कि ये सारे रिसोर्सेज से हमें प्रिवेंट मिले करके, या फिर कुछ और एडिशनल चीजों को ऐड करना, कोई और एक्स्ट्रा रूल को ऐड करना उस आर्टिकल में। अरे चेंज करना या ऐड करना दोनों बोल सकते हैं आर्टिकल को। तो वो लिखा है तुम्हारे लास्ट लाइन में भी। और बासमती राइस का दिया हुआ है ना बस इसमें। हाँ मतलब बासमती राइस का जो भी वो था, किसके किसके बीच में था वो याद रखना। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं क्या? क्वेश्चंस पे आओ तुम लोग। मैं ही पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन सुन लो। What are transgenic bacteria? Illustrate using one example. What are transgenic bacteria? Second question. PKU पता है PKU का फुल फॉर्म क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? आज राजकुमार एकदम चुप क्यों है? एकदम चुप क्यों है? वो रोज आजकल नींद में रहता है क्या? ये तबीयत खराब है। हो गया बस। क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कितने टाइप के क्राई प्रोटीन पढ़े हो? कौन से? 2AB जो बॉलवर्म से प्रोटेक्ट करते हैं, और क्राई 1AB बॉलवर्म्स। और एक क्या है? क्राई 1AB किसके लिए है वो? कौन बोरर है? कौन बोरर्स है? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया सेम जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होंगे वही रहेंगे, उसके बारे में लिखना है पूरा। मॉडिफाइड जो रहेंगे वो। हाँ जीन थेरेपी क्या होता है? हो गया तुम लोग का? जीन थेरेपी क्या होता है?
बस करो तुम लोग। जीन थेरेपी क्या होता है? कितने साल की बच्ची का था? कौन सा डेफिशिएंसी था? फुल फॉर्म? ठीक है, क्या हुआ था? और तीन तीन अलग अलग क्या क्या मेथड्स थे? जीन थेरेपी था मेन। तो जीन थेरेपी क्या होता है? वो आइसोलेट करते पहले वो डेफिशिएंसी में, उसमें फिर मॉडिफाइड कराते हैं, उसमें वेक्टर के थ्रू डालते हैं प्रोटीन, वहां से चालू होता है। और क्या चालू होता है? ग्रोथ उसका कल्चर कराते हैं, ग्रोथ। उसके बाद जो भी हेल्दी सेल्स डाल देते हैं। तो इसको बार बार जरूरत पड़ेगा ना करवाने का। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आ सकता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। जो ये मेथड्स हैं सारे, तो इनको ब्रीफ में लिखना जरूरी है। मैंने सिर्फ लाइन में बता दिया है, तो ब्रीफ में लिखना जरूरी है इसको, क्योंकि रोजी वाला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, और अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन वाला क्वेश्चन भी उसमें आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे जीएमओ प्लांट्स के? आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? बोलो।